गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग। दिस इज अंकिता अरोरा बैक विद AMA। वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 फॉर AMA chapter number 2. Left with only 7 questions. However, one of the question is repeated. So basically only 6 questions are left and we will cover it as much as possible today only. So finally chapter 2 end होने आ रहा है. Then we will start with chapter number 5, that is standard costing. Okay, so let us start with problem number 70. Problem number 70 is Cold Drink Limited bottles and distributes cola brand cold drink. कोल्ड ड्रिंक लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या करती है, बॉटल बनाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अंडर द ब्रांड कोला. ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कोला ब्रांड है इनकी. ये जो बॉटल्स वगैरह में कोला डाल के इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इट ऑपरेट्स इट्स डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन है, कॉस्ट सेंटर है. बजटेड कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2013 इज एज फॉलो. बजटेड कॉस्ट ईयर एंडिंग के लिए हमें दे के रखी है. कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इट इज़ 21 lakh. Depreciation on vehicle, they are having 8 vehicles and depreciation is 52,500, which makes 4,20,000, which makes what, 4,20,000. Then apportioned cost, operating cost, apportioned corporate cost कितना है, that is 3 lakh rupees. In all the distribution division cost or budgeted cost for the year is 28,20,000. Distribution division has started operation from 1st April 2011. देखो ओवरऑल क्या दिया है हमें, बजट दिया है 2013 का. बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न ने जब अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो 1 अप्रैल 2011 को था. ईच व्हीकल ऑफ द फ्लीट वॉज एक्वायर्ड, हर एक व्हीकल जो ये एक्वायर की गई हैं, देवर फॉर 2,40,000 एंड हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 4 years एंड सेल्वेज एट द एंड ऑफ 4 years इज एस्टिमेटेड टू बी 30,000. स्क्रैप वैल्यू 30,000 है. खरीदा था इन्हें कब, ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और ख़रीदा था कितने में, 2,40,000 में. ऑपरेशन वॉज स्टार्टेड इन 2011. अब आता है एक नेटिव डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड, एक और कंपनी है जिनका काम है डिस्ट्रीब्यूशन करना. हैज़ कंट्री वाइड नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड बेवरेजेस. अब ये जो इनका काम डिस्ट्रीब्यूशन का ही है, इनका क्या है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम है. इन्होंने कोल्ड ड्रिंक लिमिटेड को एक ऑफ़र दिया. ये कहते हैं हम 3 साल तक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं आपके ब्रांड कोला का, इसके लिए आप हमें सिर्फ दीजिए 9,50,000 ईच ईयर. हमें 19,50,000 देना, 3 साल तक देना, हम आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर देंगे. और ये कॉन्ट्रैक्ट 2012 में स्टार्ट होता है, मतलब 2012 में ये काम स्टार्ट करने का बोल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट तब स्टार्ट हुआ. ठीक है. If Cold Drink Limited accept the offer, it will close down its own distribution division. अगर ये ऑफ़र एक्सेप्ट किया तो हमारा जो खुद का डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न है हम उसे क्या कर देंगे, बंद करेंगे और जो व्हीकल्स हैं व्हीकल्स को सेल कर देंगे. करंट 2012 की बात करें तो डिस्पोजल प्राइस ऑफ द व्हीकल इज़ 75,000. ऑल्दो 2,40,000 में परचेस किया था, लेकिन आज की तारीख में जब हम इसे डिस्पोज ऑफ करने जाएंगे इट विल बी 75,000. एंड कोल्ड ड्रिंक लिमिटेड विल अवॉइड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट उनको लगती थी 21 लाख की, बट ऑब्वियस वो अवॉइडेबल है. अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न ऑपरेट करेंगे तो लगेगी, अदरवाइज ये कॉस्ट नहीं लगने वाली है. Security analysts have recommended the purchase of shares of Cold Drink Limited. अब ये बोलता है, सिक्योरिटी एनालिस्ट बोलता है कि कोल्ड ड्रिंक लिमिटेड के शेयर्स खरीद लीजिए.
सिक्योरिटी एनालिस्ट फोरकास्ट करता है कि नेट प्रॉफिट 6,60,000 होगा 2012-13 में, अगेंस्ट द प्रॉफिट दैट इज एस्टिमेटेड टू बी 6,30,000। कहते हैं हम एस्टिमेट कर रहे थे 6,30,000, लेकिन प्रॉफिट हो जाएगा हुआ है 6,60,000। ठीक है, प्रॉफिट एस्टिमेट इतना किया था, लेकिन वो क्या हो रहा है, सिक्योरिटी एनालिस्ट फोरकास्ट कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट 6,60,000 तक जाएगा, जबकि 11-12 का जो प्रॉफिट था जो एस्टिमेट किया गया था वो 6,30,000 था। ठीक है, द फोरकास्ट अज्यूम दैट कंपनी विल कंटिन्यू ऑपरेशन, और ये कब बोल रहे हैं ये सिक्योरिटी एनालिस्ट, अगर कंपनी खुद का डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न कंटिन्यू करती है तब ये फोरकास्ट लिया है कि 11-12 का एस्टिमेट किया था 6,30,000 और 12-13 का फोरकास्ट कर रहे हैं 6,60,000। कहते हैं कंपैरिजन बताइए उन सारी रेलिवेंट कॉस्ट का फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स जो 12-13 से स्टार्ट होता है, फॉर बोथ द अल्टरनेटिव, एक तो नेटिव डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चलाना है, तो दोनों का कंपैरिजन बताओ और ये बताओ क्या कोल्ड ड्रिंक लिमिटेड को नेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। And second, why might कोल्ड ड्रिंक लिमिटेड बी reluctant to accept the offer? क्या रीज़न हो सकता है कि कोल्ड ड्रिंक लिमिटेड नेटिव डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफर एक्सेप्ट ना करें? कुछ रीजंस बताने हैं। Ignore income tax, time value of money, wherever appropriate, suitable assumptions to be made. ठीक है, now we have to first give a comparative analysis of own distribution and native distribution. ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपैरेटिव क्या देते हैं, एनालिसिस देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हो गया ओन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नेटिव डिस्ट्रीब्यूटर, ओन डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट इज नेटिव डिस्ट्रीब्यूटर। नेटिव डिस्ट्रीब्यूटर को हमें 3 साल देना होगा, कितना, 19,50,000। We have to give them 19,50,000 for the 3 years that starts from 2012-13, right? And own distribution में cash operating expense 21 lakh है. You can see the question, it has been given that cash operating cost will be 21 lakh, तो इतना यहाँ देना होगा. Total will come 21 lakh here it will be 19,50,000. Other cash inflows, अब दूसरे कैश इनफ्लोज वगैरह क्या होंगे? अगर ओन डिस्ट्रीब्यूशन चलता है तो कोई इनफ्लो यहाँ नहीं होने वाला है, देयर वुड बी नो इनफ्लो। क्यों नहीं होगा? बिकॉज हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं 1/4/2012 को। लेकिन यहाँ पे जब 3 साल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 4 साल बाद जो व्हीकल है, व्हीकल स्क्रैप वैल्यू है उनकी 30,000, 8 व्हीकल्स हैं, तो वो 2,40,000 में क्या होंगे, सेल किए जाएंगे। तो यहाँ एट द एंड ऑफ द ईयर देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी इनफ्लो। लेकिन अगर नेटिव डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफर एक्सेप्ट होता है तो 75,000 एक व्हीकल की वैल्यू होगी, एंड 75,000 multiply by 8 you can do and you will find what, you will find कि 6 लाख रुपीस क्या है, 6 लाख रुपीस में हमें क्या मिल जाएगा। यहाँ पे इनिशियली हमने जो व्हीकल बेच दिए हैं उसका क्या है, 6 लाख हमें रियलाइज हो जाएगा। तो इन टोटल नाउ ये 21 लाख है, यहाँ पे 21 लाख है, लेकिन यहाँ नेट outflow 18,60,000 and here it will be 13,50,000, 19,50,000 यहाँ पे। So here the total is this. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 52,50,000 यहाँ लग रहे हैं और यहाँ 60,06,000 रुपीज लग रहे हैं, राइट। सो इन दिस केस वी कैन सी कि नेटिव डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफर ज़्यादा बेटर दिख रहा है। वी कैन सी दैट द ऑफर ऑफ नेटिव डिस्ट्रीब्यूटर इज मच बेटर। ठीक है, तो वी शुड एक्सेप्ट इट। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं कैश का आउटफ्लो 8,10,000 से बच जाएगा। ठीक है, नाउ
यहाँ पे अब आगे आते हैं, सेकंड नंबर पे बोला है कि कब ऐसा होगा कि नेटिव डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसका ऑफर एक्सेप्ट करना नहीं हो पाएगा, नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। रेलिकेंट मतलब नहीं एक्सेप्ट कर सकते। द इम्पैक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग बुक लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ डिलीवरी व्हीकल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्या सोच के हम ऐसा सोचेंगे कि नहीं यार हमें ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, व्हेन अ डिलीवरी व्हीकल इज सोल्ड, यहाँ पे ये जो डिलीवरी व्हीकल 8 व्हीकल्स हैं इनके, जो 1 अप्रैल 2011 को परचेस किए थे, हर एक की परचेस वैल्यू थी 2,40,000। 2,40,000 इंटू 8 विल गिव यू 9,20,000। इसमें से 50 to 500 का डेप्रिसिएशन पर व्हीकल पे है, तो 8 व्हीकल्स का डेप्रिसिएशन 4,20,000 है। बुक वैल्यू 2012 में होती है 15 लाख, लेकिन हम सेल्स करके रियलाइज कर रहे हैं ओनली 6 लाख रुपीज, दैट मीन्स 9 लाख इज द लॉस। एक लॉस तो हमें दिख गया, ये सीधे सीधे 9 लाख का यहाँ लॉस है, ठीक है। फिर एक चीज यहाँ आगे और देखो, रिडक्शन इन रिपोर्टेड नेट इनकम। अब यहाँ नेट इनकम जो इन्होंने सोची थी कहीं ना कहीं उसमें कुछ रिडक्शन भी आया है। वो बोलते हैं कि 11-12 में उन्होंने एस्टिमेट किया था प्रॉफिट होगा 630, ठीक है, ये हमने देखा था। 6,30,000 दे वर एक्सपेक्टिंग द प्रॉफिट, और 12-13 में दे वर एक्सपेक्टिंग द प्रॉफिट ऑफ 6,60,000। फोरकास्ट इतना किया गया था, दे हैव फोरकास्टेड दिस मच। अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझना, सीधे हम वर्किंग नोट पे आते हैं। कहाँ गया ये। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ एस्टिमेट कितना किया था प्रॉफिट इस साल के लिए, 6,60,000। 6,60,000 प्रॉफिट एस्टिमेट किया गया था, राइट। लेकिन ये तब था जब खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम रन आउट कर रहे थे, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रन आउट कर रहे थे, तब ये 6,60,000 उन्होंने एस्टिमेट किया था। बट अब क्या हो गया, डेप्रिसिएशन अवॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि अगर नेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट किया तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, इसका मतलब डेप्रिसिएशन अवॉइड हुआ कितना, 420 डेप्रिसिएशन अवॉइड हुआ। ऑपरेटिंग कॉस्ट 21 लाख लगती थी, जो अब इतनी लगेगी, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट की सेविंग भी है, राइट। ऑपरेटिंग कॉस्ट की सेविंग है 150, डेप्रिसिएशन की सेविंग है 420, लेकिन यहाँ पे व्हीकल लॉस यहाँ पे कितना है, 9 लाख। यहाँ पे क्या है, 9 लाख का लॉस है। तो कुछ चीज़ें आप सेव कर रहे हैं, कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं, कुछ चीज़ें सेव करी आपने और कुछ चीज़ें यू लॉस्ट, आपने लूज आउट की। तो यहाँ पे नेट इनकम ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद जो आपको नेट इनकम होती है वो कितने की होगी। सो यहाँ पे क्या है, देखो 450 तो डेप्रिसिएशन अवॉइड हो गया, यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट अवॉइड हो गई, लेकिन यहाँ लॉस 9 लाख का है। तो ओवरऑल क्या है, अगर हम देखें तो ये ओवरऑल आपको 330 का यहाँ लॉस दिखेगा। तो ओवरऑल आपकी इनकम हो जाएगी 3,30,000। हाउएवर क्या सिक्योरिटी एनालिस्ट बोल रहे थे, अगर आप खुद का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, 6,60,000 का प्रॉफिट होने वाला है। 6,60,000 का यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कहीं ना कहीं अब क्या हो जाएगा, जस्ट बिकॉज रिडक्शन हो रहा है। सो बेसिकली इन शॉर्ट टर्म इट सीम्स टू बी बेनिफिशियल कि हाँ ठीक है, अच्छा है, यहाँ पे नेटिव डिस्ट्रीब्यूटर से प्रॉफिट हो रहा है, बट लॉन्ग रन में क्या हो रहा है, इनकम कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। सिक्योरिटी एनालिस्ट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ एक्सेप्टिंग, लॉन्ग टर्म बेनिफिट उन्होंने देखा नहीं। शॉर्ट टर्म बेसिस पे वो क्या कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे, सॉरी आई इंटरप्रिटेटेड रॉन्ग। यहाँ क्या हो रहा है, सिक्योरिटी एनालिसिस
लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑफर नहीं देखा है, उन्होंने सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखा कि अरे भाई इनकम यहाँ पे कम हो जाएगी। मैनेजमेंट ऑफ कोल्ड ड्रिंक लिमिटेड मे फील दैट दे कैन बेटर फोकस ऑन कस्टमर नीड्स बाय ऑपरेटिंग। अब मैनेजमेंट ऐसा भी सोच सकते थे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हटा देंगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर नीड्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, टाइम उधर ज़्यादा दे सकते हैं। मैनेजमेंट जो है कोल्ड ड्रिंक लिमिटेड का थिंक्स दैट नेटिव में एक्वायर्ड इट्स ओन सॉफ्ट ड्रिंक सब्सिडी। यहाँ पे कहीं ना कहीं नेटिव क्या कर सकता था, खुद की सब्सिडरी एस्टेब्लिश करके पॉसिबली डी एम्फेसाइज कर सकता था सर्विस टू देयर प्रोडक्ट। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने सोची, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं सोचा और ये सब सोचते हुए रिलिंक्वेंट हो गए और ऑफर एक्सेप्ट नहीं करने का सोच लिया। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 70। नाउ कवरिंग क्वेश्चन नंबर 71। कवरिंग क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है? An easy one. Tuscan Real Limited manufactures a range of film extensively used in cinema industry. They they manufacture a kind of film that is specifically used in the cinema industry. The film, once manufactured, are packed in circular container and stored in specially constructed क्रेट्स लाइंड विद प्रोटेक्टो। ये फिल्म्स जब बनती है सर्कुलर कंटेनर में रखते हैं इसे, जिस इसमें कुछ लाइंड अप होता है प्रोटेक्टो, ठीक है। दिस क्रेट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड मेंटेन्ड बाय स्पेशल डिपार्टमेंट। अब ये क्रेट्स जो हैं यहाँ के, ये क्रेट्स बनते हैं स्पेशल डिपार्टमेंट में विद इन द कंपनी एंड डिपार्टमेंटल कॉस्ट दे के रखा है। डिपार्टमेंटल कॉस्ट आपको लास्ट ईयर का दिया है। यहाँ पे पूरा जो मटेरियल है जिसमें इंक्लूडिंग प्रोटेक्टर जो यहाँ पे लगता है, दैट कॉस्ट 1,40,000। Direct labor is 1 lakh. Overhead has been given to us, that is department manager, depreciation, maintenance of machine, rent, portion of warehouse, other miscellaneous cost and administration overhead, that is 20% of direct cost. Direct cost का 20% is administration overhead, right? Now, मैक्स एसोसिएट हैज़ अप्रोच टुस्कान रियल लिमिटेड। एक आते हैं मैक्स वाले और कहते हैं, दे ऑफर करते हैं क्या, दे विल मेक द क्रेट्स रिक्वायर्ड ऑन 4-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर सो बेसिकली दे से मैक्स एसोसिएट है, एसोसिएट ने ऑफर दिया कि दे विल मेक क्रेट and required a 4-year contract, 4-year contract जिसमें per year 2,50,000 देना है and or along with the making they can also do maintenance भी कर सकते हैं for 50,000 per annum. Now they have written and or, या तो आप क्या करा लो, मेंटेनेंस करा लो या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करा लो या फिर दोनों करवा लो, ये डिपेंड आप पे करता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग या फिर मेंटेनेंस या फिर दोनों, ठीक है। नाउ the following data are relevant. Some of the relevant data has been given over here. The machine used in the department cost 2,40,000 4 years back. 4 साल पहले मशीन खरीदी थी, that cost 2,40,000 and will last for 4 more years. 4 more years के लिए ये मशीन चलेगी. It could be currently sold for 50,000. ये currently कितने में सेल होगा, 50,000 में सेल हो जाएगी मशीन। Stock of Protecto was acquired last year for 2 lakh rupees and 1/5 for used last year and included in the material cost. ये जो प्रोटेक्टो है जो लास्ट ईयर खरीदा गया था 2 लाख रुपीज़ का, जिसमें से 1/5 तो लास्ट ईयर यूज़ हो चुका है एंड द कॉस्ट ऑफ दिस इज इंक्लूडेड इन मटेरियल में इसकी कॉस्ट इंक्लूडेड है। इट्स ओरिजिनल कॉस्ट वॉज 1,000 पर टन, ओरिजिनल कॉस्ट 1,000 रुपये पर टन की थी। रिप्लेसमेंट कॉस्ट 1,200 है और करंटली 800 रुपीज़ में ये सेल होता है। नाउ
The department has acquired warehouse space 18,000 per annum. It use only half of the space and rest is ideal. If department was closed, manager will be transferred to another department, but all the labor force will be made redundant and the terminal benefit to be met with amount 15,000 per annum. डिपार्टमेंट क्लोज होता है तो मैनेजर्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेबर्स जो हैं लेबर्स को निकाला जाएगा और जो टर्मिनल बेनिफिट कितना मिलेगा 15,000 पर एनम का उन्हें देना होगा, ठीक है। इन दैट इवेंट मैक्स एसोसिएट विल अंडरटेक टू मैन्युफैक्चर एंड मेंटेन। अब जब ये मैक्स इस सिचुएशन में, ये वाली सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, मैक्स एसोसिएट मैन्युफैक्चर मेंटेन दोनों कर रहा है। अगर ये टस्कान रियल कंटिन्यू करता है क्रेट्स को मेंटेन करना, मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सारी चीज़ें हैं, और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू करके सिर्फ मेंटेनेंस करवाते हैं तो कुछ ये चेंजेस दिए हैं। Assume that for 4-year period there is no significant change in the pattern of cost pattern में कोई change नहीं है। Evaluate alternate course of action with supporting figure of each flow over 4 year पर and advice। अब बताइए alternate course करना क्या है, मैक्स या फिर खुद। मैक्स है तो मैन्युफैक्चर मेंटेन कराएं, सिर्फ मेंटेन कराएं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करवाएं, क्या करवाना चाहिए। तो वी हैव फर्स्ट अल्टरनेटिव हमने लिया, डिपार्टमेंट क्लोज किया एंड मैक्स एसोसिएट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है एंड मेंटेनेंस भी कर रहा है। मैक्स इज नाउ एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज मेंटेनेंस। सेकेंड, this Tuscan Real Limited will continue to maintain and leave manufacturing on Max Associate, and third he will continue to manufacture और maintenance करवाएंगे किससे, ये Max वालों से। So the कंपैरिजन ऑफ इनफ्लो आउटफ्लो वगैरह जो है अपना नेट प्रॉफिट लॉस हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं कि किस में कम है किस में ज़्यादा है, क्या करना है, वी विल सी। ऑल्टरनेट 1 2 3 ये रहा। अब इनफ्लो क्या क्या होने वाला है, इनफ्लो क्या क्या होने वाला है, दैट मीन्स जस्ट बिकॉज वी हैव एक्सेप्टेड द ऑफर गिवन बाय, जस्ट बिकॉज वी हैव accepted the offer given by Max, so we will have certain saving in cost and certain what, कुछ चीज़ें सेव होंगी और कुछ चीज़ें अलग से कॉस्ट लग जाएंगी। सबसे पहला आता है इसमें डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल अदर देन प्रोटेक्टो डायरेक्ट मटेरियल की बात हो रही है, तो हमें वहाँ दिया था 1,40,000 का मटेरियल दिया था, राइट। Here we were given material of 1,40,000। अब यहाँ पे ये जो 1,40,000 का मटेरियल है इसमें प्रोटेक्टो भी है, इसमें क्या है, प्रोटेक्टो इंक्लूडेड है। सो द टोटल डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड प्रोटेक्टो दैट इज़ 1,40,000 एंड प्रोटेक्टो लास्ट ईयर क्या हुआ था, द कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टो जो लास्ट ईयर कितना यूज़ हो चुका था प्रोटेक्टो, वो था 2 लाख था। प्रोटेक्टो ख़रीद के लाए थे जिसमें से उसका आई थिंक 1/4 यूज़ हो चुका था, इट वाज यूज्ड अप टू 1/5। 2 लाख का 1/5 क्या किया था, यूज़ कर लिया गया था, तो 2 लाख डिवाइड बाय 5 दैट मीन्स 40,000 यूज़ हो गया था। लेकिन फिर भी ये अभी इंक्लूडेड है मटेरियल में, मतलब ये 40,000 ऑलरेडी यूज़ हो गया था बट ये मटेरियल में इंक्लूडेड है, ठीक है, ये मटेरियल में इंक्लूडेड है तो हमने वो चीज़ हटा दी। ये क्या किया, हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ये ऑलरेडी क्या है, यूज़ हो चुका है। अब 1 लाख बचता है, ठीक है, अब क्या बचता है, 1 लाख बचता है। अब यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये क्रेट्स वगैरह बनते थे उसके बारे में चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ प्रोटेक्टो जो यूज़ हो गया उसको हटाया। अब ये डायरेक्ट मटेरियल जो है ये क्या हो जाएगा, हमें नहीं लेना होगा। वाई, बिकॉज अब क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बाहर हो रही है तो दिस विल लीड टू कॉस्ट सेविंग।
ठीक है। ऑल्टरनेट टू है, ऑल्टरनेट टू में भी मटेरियल है, लेकिन ऑल्टरनेट टू में क्या बोला, ओनली 10% मटेरियल अब यूज़ होगा, क्योंकि सिर्फ मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस कर रहे हैं 10% यूज़ होगा, मतलब 90% की सेविंग हो गई, राइट। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 90% यूज़ होगा, मतलब 10% की सेविंग हो गई। तो दिस इज़ व्हाट सेविंग, दिस इज़ व्हाट सेविंग। फिर आते हैं डायरेक्ट लेबर पे। तो डायरेक्ट लेबर के लिए क्या दिया है यहाँ पे, ओनली वन वर्कर विल बी डिस्पेंस्ड एंड taking the terminal benefit to meet into the account, the saving will be 5000। ओके, अभी हम देखते हैं इसको। डायरेक्ट लेबर कितने का था, डायरेक्ट लेबर हमारे लिए 1,00,000 रुपीज़ है। डायरेक्ट लेबर कितना है, 1,00,000 रुपीज़। नाउ अगर मैं डायरेक्ट लेबर की बात करूं तो डायरेक्ट लेबर के लिए क्या है, द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर दैट कुड बी अवॉइडेड अंडर ऑल्टरनेट वन। ऑल्टरनेट वन में जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अवॉइड की जा सकती थी वो कितनी है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1,00,000 लग रहा है, 1,00,000 क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। अब क्या है, 15,000 का देना पड़ रहा है टर्मिनल बेनिफिट। आप किसी को निकाल रहे हैं तो आपको क्या देना होगा, टर्मिनल बेनिफिट देना होगा ऑफ 15,000। बचा कितना, ये तो देखो, आप अगर किसी को निकालोगे 15 आपको देना ही है, आप रखोगे तो 1,00,000 देने। तो इन शॉर्ट आप अवॉइड कर सकते हो सिर्फ कितने, 85,000। तो 85,000 यहाँ पे क्या है, अवॉइड हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमने क्या किया यहाँ पे, 1,00,000 हम लेबर का देते थे, लेकिन अब लेबर को हटा दिया है, हटाने के लिए हमने टर्मिनल बेनिफिट 15,000 पे किया, मतलब 85,000 अवॉइड हो गया। अब यही चीज़ ऑल्टरनेट टू है। ऑल्टरनेट टू में क्या दिया है, ऑल्टरनेट टू में लेबर विल कंटिन्यू, लेबर क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी, ये रहा, सॉरी ये रहा ऑल्टरनेट टू, लेबर कंटिन्यू करेगी, सिर्फ एक वर्कर को हटाया जाएगा, जिसे 5,000 का क्या, जिसे क्या दिया जाएगा, ओनली वन लेबर विल बी डिस्पेंस विथ एंड टेकिंग टर्मिनल बेनिफिट टू बी मीट इन टू द अकाउंट, सेविंग विल बी 5,000। डायरेक्ट दिया है कि सेकेंड में 5,000 की ही सेविंग होगी, एक ही क्या है, सिर्फ 5,000 की यहाँ सेविंग होगी, डायरेक्टली दिया है। फिर मेंटेनेंस ऑफ मशीन, मेंटेनेंस ऑफ मशीन की सेविंग कैसे हो जाएगी, क्योंकि अब किसी और को दे रहे हो आप काम करने को, मेंटेनेंस वही करेंगे, राइट। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें, थर्ड ऑप्शन में सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, वो मेंटेनेंस करता है, सामने वाला मेंटेनेंस कर रहा है, मतलब हमारे यहाँ लेबर की कोई सेविंग नहीं होने वाली, हमारे यहाँ मेंटेनेंस की कोई सेविंग नहीं होगी, हमारे यहाँ रेंट की कोई सेविंग नहीं होगी, क्योंकि रेंट हम लेते थे तब, रेंट पे हमने तब चीज़ें की है जब मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हमने मैन्युफैक्चरिंग किसी और को दे दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, मैक्स को मैन्युफैक्चरिंग दे दिया, तो हमारा रेंट सेव हो गया। अब यहाँ इन दोनों जगह पे, यहाँ पे सेकेंड में मैन्युफैक्चरिंग हम कर रहे हैं और थर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ देखो सेकेंड में क्या है, कंटिन्यू में ये कर रहा है मेंटेनेंस सामने वाला, और यहाँ पे क्या कर रहा है, हम एक सेकेंड, तो स्कान कंटिन्यू, हाँ यहाँ पे सामने वाला क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ मेंटेनेंस कर रहा है। तो देखो मेंटेनेंस कर रहा है मतलब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, राइट, मेंटेनेंस कर रहा है इसका मतलब हमारे यहाँ क्या हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पे भी क्या है, मेंटेनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए उसको रेंट पे करना होता था, तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव तो उसके पास है, इसका मतलब रेंट तो उसे पे करना ही पड़ रहा है, राइट। फिर अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, तो अदर मिसलेनियस कॉस्ट के लिए क्या दिया है, मिसलेनियस कॉस्ट 80% रिड्यूस होगी यहाँ पे, राइट, मिसलेनियस कॉस्ट यहाँ 80% ही, यहाँ 20% रिड्यूस होगी, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिड्यूस करके हमने लिख दिया। तो ओवरऑल कॉस्ट जो अवॉइड होगी वो इतनी है, 4 ईयर्स में कॉस्ट कितनी अवॉइड होगी, इंटू 4 कर दिया।
अब यहाँ पे सेल ऑफ मशीन, जब आप क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप करेंगे, तो आपके मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप करने से आप मशीन को सेल करोगे, तो मशीन को आपने कितने में सेल किया है इन दोनों जगह पे, जहाँ पे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हटा दी गई है, तो 50,000 आपको मिल रहे हैं। दिस हैज़ बिन डायरेक्टली गिवन इन क्वेश्चन। प्रोटेक्टो है, प्रोटेक्टो का भी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, जो आप अभी अभी सेल करेंगे, तो सेल करने की वैल्यू क्या है प्रोटेक्टो की, तो यू कैन सर्च ओवर हेयर। यहाँ प्रोटेक्टो के लिए दिया था कि करंटली ये कितने में 800 रुपीज़ में सेल होगा। करंटली कितने में सेल होगा ये 800 रुपीज़ में, तो यहाँ देखो सबसे पहले 1,60,000 टन हमारे पास बचा है। क्यों? 2 लाख में से 40,000 यूज़ हो चुका है, राइट। तो 1,60,000 बचा है और 1,000 रुपीज़ का आता है एक टन। तो इससे डिवाइड किया, मतलब 160 टन है, 160 टन को 800 से, 160 टन इंटू 800, यहाँ पे कितना यूज़ होना है। ऑल्टरनेट 2 में प्रोटेक्टो के लिए कुछ दिया है, वो हम पढ़ लेते हैं। तो ऑल्टरनेट 2 में क्या है, मटेरियल बोला है सिर्फ 10% यूज़ होगा, मतलब 90% सेव होना है, तो यहाँ पे 90% की सेविंग निकाल ली, और यहाँ पे 90% यूज़ होना है, तो सिर्फ 10% की सेविंग निकली। तो यहाँ डायरेक्टली प्रोटेक्टो से रियलाइज़ होने वाला अमाउंट लिख दिया। दिस इज़ टोटल इनकम, ये हमारी टोटल इनकम है, और ये है आउटफ्लो। पेमेंट, पेमेंट किसको करना है, पेमेंट करना है मैक्स एसोसिएट्स को। मैक्स एसोसिएट्स यहाँ पे 2,50,000 मैन्युफैक्चरिंग के ले रहा है, 50,000 ले रहा है फॉर मेंटेनेंस। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के 2,50,000 और यहाँ पे 50,000 लेगा वो किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए यहाँ 50,000 है, ठीक है। 4 इयर्स का इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो आपको लॉसेस दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे, सीधे सीधे लॉस है। तो इसका मतलब सारे ऑल्टरनेटिव को एनालाइज किया, कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं है, इसका मतलब खुद ही मेंटेन करो और खुद ही मैन्युफैक्चर भी करो। मेंटेनेंस भी खुद को ही करना है, मैन्युफैक्चरिंग भी क्या करना है, खुद को ही करना है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 71। This is question number 71 and 72 exactly same. 72 is exactly the same of 71. So you can do it by your own. Okay. Now coming to question number 73. Coming to question number 73. Now starting with question number 73. SFM Limited wants to eliminate potential wants to evaluate the elimination of division X. Again they want what to eliminate division X. Same question we have done, same kind of question but little bit difference is there. The basic information regarding the cost and revenue has been given. Division XY sales 1,20,000 while division Z is 15. Variable expense 60 and 8,000. Contribution 60,000, 7,000. Fixed cost is 42, 12,000. Divisional income is this. Unallocated fixed cost is 6,000. Now you are required to tell what will be the increase or decrease in profit by eliminating division Z if cost traceable to Z are avoidable. Should company eliminate it? So basically we have to tell whether we should eliminate or not depending on the income, or whether we gain an income by elimination or not. So we will first of all we will calculate comparative. We will calculate what comparative statement for profit. Comparative profit we are going to calculate. Now, if the company keeps division Z and if the company eliminates division Z, what benefit it would get, we will write it over here. If the company keeps division Z, then total sales will be 1,35,000. How we are coming to this? 1,35,000 will be total sales if we continue with Z. However, if we eliminate 15,000, sales of Z will be gone. That means total sales will be 1,20,000 and 15,000 sales gone.
Okay, that will be a loss, so it has been written in bracket. Variable expense total is 68,000 right now, and if I eliminate Z, then the expense will be 60,000 now. That means 8,000 expense that relates to division Z will be eliminated, and that is the benefit. Now the contribution is overall 67,000. 60 relates to what? Only X and Y. Z is eliminated. That means basically 7,000 contribution is lost. फिक्स्ड कॉस्ट 60,000, 48,000 रह जाएगी. हाउ इट कम्स टू दिस? सी, फिक्स्ड कॉस्ट 42,000 था. 12,000 was related to what? 12,000 was related to division Z, right? Total was 54,000. अब अनअलोकेटेड कितना है? अनअलोकेटेड है, जो अलोकेट नहीं हुआ, दैट वाज 6,000. दैट वाज व्हाट? 6,000. ओके, यहाँ पे अभी अगर हम सिर्फ यहाँ पे जाएं 42,000, 12,000, इट विल गिव 54,000. And 54,000 plus 6,000, overall fixed cost will be 60,000. Overall fixed cost will be what? 60,000. Now after eliminating what? After the elimination of Z, 12,000 cost would be avoided. That means it would be only 48,000. That is a saving in fixed cost of 12,000. Now the profit is this. This is what the profit is. This is what profit is. इसे एलिमिनेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो देखो, ओवरऑल तो बेनिफिट है. ओवरऑल क्या है? बेनिफिट है. अगर हम इसे अवॉइड करते हैं तो यहाँ पे 5,000 का कॉस्ट बेनिफिट आ रहा है. ओवरऑल क्या है? 5,000 का कॉस्ट बेनिफिट है. तो दैट मीन्स इट्स गुड टू एलिमिनेट. दैट मीन्स इट इज़ गुड टू एलिमिनेट. ठीक है. नाउ अब आगे देखें, अगर हम सेकंड वाले में क्या दिया है, तो सेकंड वाले में उन्होंने कुछ चीज़ें और दी है. वो बोलता है अज्यूम दैट एग्जीक्यूटिव एंड सुपरवाइजरी पर्सनल इन डिवीजन Z will be reassigned to other division if division is eliminated, included in 12,000 traceable fixed cost of division Z. यहाँ बोल रहे हैं अज्यूम कीजिए. आप क्या अज्यूम कर रहे हैं कि 12,000 की ये जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें ये जो एग्जीक्यूटिव्स वगैरह हैं, इनका भी क्या है? एक्सपेंस जुड़ा है. अब यहाँ पे बोल रहे हैं ये 12,000 ट्रेसेबल फिक्स्ड कॉस्ट है. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो पर्सनल्स हैं, इन्हें क्या कर दिया जाएगा? दूसरे डिवीज़न में शिफ्ट करा जाएगा. मतलब दूसरे डिवीज़न में आप शिफ्ट कर दोगे तो भी खर्चा तो लगेगा ना. दैट मीन्स इनकी सैलरी 6,000 है, आप कहीं और भी उन्हें शिफ्ट कर दोगे पर 6,000 इनकर करोगे. इन शॉर्ट मतलब सिर्फ 6,000 आपके बच रहे हैं. तो अब एलिमिनेशन पे इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा? तो ये देखो, यहाँ पे एलिमिनेशन पे इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा. तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? वेरिएबल एक्सपेंस हमारे वही 8,000 सेव हो रहा है. फिक्स्ड एक्सपेंस जो पहले 12,000 की सेविंग थी, अब वो सिर्फ 6,000 की सेविंग बचेगी. मतलब टोटल बेनिफिट 14,000 का है. इस बेनिफिट में से आपका जो सेल्स रिड्यूस हो रहा है 15,000 का रिड्यूस हो रहा है. सेल्स कितना रिड्यूस हो रहा है आपका? 15,000 का सेल्स रिड्यूस हो रहा है. एंड इससे क्या हो रहा है? 15,000 के सेल्स के रिड्यूस होने से ओवरऑल प्रॉफिट आपका क्या है? 1,000. डिक्रीज इन प्रॉफिट बाय एलिमिनेटिंग 1,000 से कम हो जाएगा. 1,000 से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्यों कम हो जाएगा? देखो, अभी 5,000 क्या था? बेनिफिट था. सीधे सीधे देखो, अभी क्या था? 5,000 का बेनिफिट था. कब? जब 12,000 रुपीज़ का क्या हो रहा था? आपका फिक्स्ड कॉस्ट सेव हो रहा था. अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? सिर्फ 6,000 रुपीज़ आपका सेव हो रहा है. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 6,000 रुपीज़ सेव हो रहा है. मतलब यहाँ 12 की जगह आप सिर्फ 6,000 लिख दो. 12 की जगह आप क्या कर देंगे? सिर्फ 6,000 लिख देंगे. तो ओवरऑल क्या है आपका? बल्कि 1,000 का प्रॉफिट और डिक्रीज़ हो रहा है. जस्ट बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन 1,000 का प्रॉफिट डिक्रीज़ हो रहा है. तो यहाँ पे एलिमिनेशन देखा जाए तो सही नहीं है. ठीक है.
फिर थर्ड बोलता है अज्यूम दैट फिक्स्ड असेट ऑफ डिवीजन Z कैन बी सोल्ड फॉर 1,50,000 इफ Z इज एलिमिनेटेड and remaining life of asset is 10 years, company can earn an interest of 12% on invested fund. 1,50,000 में asset could be sold. ठीक है, और इसे 10 साल अभी बचे हैं, रिमेनिंग लाइफ ऑफ असेट क्या है 10 ईयर्स है, इसे 12% पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. देन व्हाट अमाउंट विल दिस इंफॉर्मेशन अफेक्ट, कितने से हमारा बेनिफिट यहाँ पे अफेक्ट होगा. नाउ देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि मशीन को जो भी हमारी क्या थी फिक्स्ड एसेट्स थी उसे अगर वो आज सेल कर देते, ये जो मशीन है इसे 1,50,000 में वो सेल कर सकते हैं और सेल करके उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट. इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ क्या बोला है कि कैन बी सोल्ड फॉर 1,50,000. अगर डिवीज़न Z को आप एलिमिनेट कर दोगे ना, तो एलिमिनेट करने के बाद 1,50,000 आपको मिलेंगे, उसे 10 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट कर लो. अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आज की प्राइस बोलूँ, आज की डेट में कैश फ्लो, ये जो डेट में कैश फ्लो, इसको अगर मैं एन्यूटी से 10 ईयर्स 12% का एन्यूटी से सॉल्व करूँ तो ये कैश फ्लो मेरे लिए कितना आता है 26,549. ये कितना आता है 26,549. ठीक है, अब ये जो कैश फ्लो है, ये जो एनुअल कैश फ्लो 26,549 का है, कहीं ना कहीं देखो ना ये क्या है, अगर आप डिवीज़न Z रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, मतलब आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. और अगर आप डिवीज़न Z एलिमिनेट करते हैं तो इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा. तो ये जो बेनिफिट है दिस शुड बी एडेड टू योर एनुअल बेनिफिट बाय एलिमिनेटिंग डिवीज़न Z. ठीक है, so this is question number 73. This is question number 73. Moving to question number 74. This is actually an easy question, yes. Okay, but we will do this. If you want, we will do this. Okay, this is an easy. Let us start with question number 74. 74 is TQM Limited makes engine for motor car for its parent company and for two other motor car manufacturers. TQM is a company that makes what? Engine for motor car and engine for motor car for parent as well as two other company. On 31st December, the company has sufficient work order. Looking to the 31st December, this company is having sufficient work order for January and one further order of 21,000 engine. ठीक है. Due to recession in economy, no further order expected until May. जनवरी के लिए ऑर्डर है, उसके बाद एक और ऑर्डर 21,000 का है, उसके बाद वो बोल रहे हैं मई तक अब कोई ऑफर नहीं आने वाला है. Until May, when it is hoped economy prospect for the motor car industry and will improve. Recently, factory has been working at only 75% of the full capacity and the order for 21,000 engine represent 1 month production at this level of activity. अभी 75% की कैपेसिटी पे काम हो रहा है और ये जो 1000 इंजन का ऑर्डर है ये एक महीने की क्या है प्रोडक्शन है. इस लेवल पे एक महीने में इतना प्रोडक्शन होता है. ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करंटली कंसिडर कर रहे हैं दो ऑप्शन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास दो ऑप्शन है. कंप्लीट द ऑर्डर इन February एंड क्लोज द फैक्ट्री इन मार्च एंड अप्रैल. फेबररी में ही पूरा ऑर्डर कंप्लीट करके मार्च अप्रैल में क्लोज कर दो फैक्ट्री को. मई से फिर प्रोस्पेक्ट होगी चीज़ें, फिर से स्टार्ट करेंगे. या फिर ऑपरेट करें एट 25% ऑफ द फुल कैपेसिटी फॉर ईच 3 मंथ फेबररी मार्च एंड अप्रैल. 25% कैपेसिटी पे हम लोग काम करें फेबररी मार्च एंड अप्रैल के लिए. या तो फेब में ही पूरा कंप्लीट कर लो या फिर 25% कैपेसिटी पे काम करते हैं मार्च अप्रैल एंड फेबररी के लिए.
कॉस्ट पर मंथ एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना होगा, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होंगे, रिपेयर मेंटेनेंस एंड अदर एक्सपेंसेस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हमें दे के रखी है। एंड देन ऑफिस ओवरहेड क्या होगा, स्टाफ सैलरी वगैरह क्या होंगी, ये सारी चीज़ें दी है। अदर इंफॉर्मेशन क्या दिया है, material cost and labor cost will not be incurred where there is no production, जहाँ प्रोडक्शन नहीं बट ऑब्वियसली लेबर मटेरियल चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन जब फैक्ट्री को आप रीओपन करोगे, वन टाइम कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड एंगेजमेंट ऑफ न्यू पर्सनल विल बी 65,800। रीओपनिंग ऑफ दी वॉट, रीओपनिंग अगर करी फैक्ट्री की, तो फैक्ट्री की रीओपनिंग में आपको 65,800 की कॉस्टिंग फिर से लगेगी एंड ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ प्लांट वुड बी 14,000। शटडाउन करे नहीं करे वही वाली बात हो गई है यहाँ पे, अगर रीओपनिंग किया तो फिर से चार्जेस लगेंगे। पेरेंट कंपनी कैन परचेज इंजन फ्रॉम ओपन मार्केट एट रीजनेबल प्राइस, पेरेंट कंपनी ओपन मार्केट से चीज़ें खरीद सकती है रीजनेबल प्राइस में, ठीक है, ये क्या कर सकती है, रीजनेबल प्राइस में खरीद सकती है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, you are what required to express of opinion, your opinion along with the calculation as to whether the plant should be shut down during the month of March and April or operate at 25% of full capacity for 3 months। यहाँ क्या बोल रहा है, अब आप बताओ, एक्सप्रेस करो अपना ओपिनियन, कैलकुलेशन करो क्या प्लांट को शट डाउन करना चाहिए ड्यूरिंग मार्च अप्रैल या फिर 25% कैपेसिटी पे ऑपरेट करना चाहिए। देन सेकेंड, टू लिस्ट एंड कमेंट ऑन द कॉस्ट नॉन कॉस्ट फैक्टर्स यू शुड कंसिडर फॉर द डिसीजन, जो भी डिसीजन होगा उसमें कॉस्ट नॉन कॉस्ट फैक्टर्स और क्या कंसिडर करेंगे ये भी ध्यान रख के बताना है। तो कंपैरिजन करते हैं दोनों ऑप्शन का, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑप्शन 1 2 को कंपेयर करने के बाद हम देखते हैं किस में कॉस्टिंग ज़्यादा है। डायरेक्ट मटेरियल यहाँ लग रहा है कितना, 5,25,000, यहाँ पे कितना है 25% ईच फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल, फरवरी से अप्रैल जो हम काम कर रहे हैं तब कितना है 25% पे अगर हम काम करते हैं तो 1,75,000 पर मंथ है, और ये क्या है 5,25,000, ये क्या है 5,25,000। अब पहला ऑप्शन एट 75% इन फरवरी एंड क्लोज इन मार्च, फरवरी में 75% पे हमने काम किया और मार्च में क्लोज कर दिया, यहाँ पे कितना है मटेरियल 5,25,000 एज गिवन, एक ही महीने का सीधे 5,25,000 लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1,75,000, ये 1 मंथ का है, 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन 5,25,000, क्योंकि यहाँ तीनों महीने 25% तक काम होगा। डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर अगर हम देखें तो 5,23,600 और इधर 3 से इंटू करेंगे तो दिस विल बी योर डायरेक्ट लेबर। Similarly, your indirect material is 8,400 for a month. It is for 1 month. इसमें 3 से इंटू करना पड़ेगा, 1 मंथ के लिए 8,400 है, राइट, और यहाँ पे 4,900 इंटू 3 विल गिव 14,700। देन इसके बाद क्या है इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर कितना है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ दिए हैं तो इनडायरेक्ट लेबर का देख लेते हैं। इनडायरेक्ट लेबर है आपका 1,01,500, इधर भी इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट व्हाट, इनडायरेक्ट लेबर। फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे है जितना भी अभी हमें दिखता जा रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अदर एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर मेंटेनेंस है और साथ में क्या है अदर एक्सपेंस, तो यहाँ पे ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वो लिख दिया इंटू 3 करके यहाँ लिख दिया, अदर एक्सपेंसेस हैं ये अदर एक्सपेंसेस हमने यहाँ लिख दिए। मतलब अभी तक जितना जितना मुझे डायरेक्टली मिला मैंने वो क्या कर दिया यहाँ पे पेन डाउन कर दिया।
फिर इसके बाद क्या है, स्टाफ सैलरी अदर ओवरहेड है, तो ये रहा आपका स्टाफ सैलरी, ये रहे आपके अदर ओवरहेड। स्टाफ सैलरी मिल गया, अदर ओवरहेड आपको क्या कर दिया, मिल गया। ठीक है, ये हमें जितना दिख रहा था हमने उतना उतना क्या कर दिया, लिख दिया। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे 2 मंथ्स आइडियल, ठीक है, फिर यहाँ दिख रहा है फिर से 2 मंथ्स आइडियल, फिर यहाँ पे दिख रहा है 2 मंथ्स आइडियल, ये दिख रहा है 2 मंथ्स आइडियल। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले चीज़ बताओ, यहाँ पे मटेरियल जो है, मटेरियल 8400 1 मंथ का लगेगा, राइट। 1 मंथ का कितना लग जाएगा, 8400 हमें लग जाएगा। अब यहाँ बोल रहे हैं मटेरियल लेबर कॉस्ट इनकर नहीं होगी अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मटेरियल लेबर कॉस्ट कुछ भी इनकर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 मंथ, पहले मंथ में प्रोडक्शन हो रहा था, सिर्फ वहीं क्या होगा, मटेरियल लगेगा। जहाँ पे क्या है मटेरियल वगैरह दिया है तो क्या है, ये तो नहीं लगेगा अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, पर यहाँ आइडियल करके उन्होंने दिया 4900 का कुछ मटेरियल ऐसा है जो लगना ही है, भले ही आइडियल भी रहें। तो आइडियल भी रह रहे हैं आप, तो आइडियल रहना कहाँ है, सिर्फ यहीं आइडियल रह रहे हैं, यहाँ तो आइडियल कोई रह ही नहीं रहा है। यहाँ पे कितना बोला है, 4900 से लगेगा, कितने से बोला है, 4900, तो 4900 फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने आइडियल रहेंगे। फिर यहाँ पे और क्या दिया, आइडियल का 26600 आइडियल का दिया है, तो ये हो गया 2 महीने का आइडियल। मतलब यहाँ पे ये आइडियल वाले हमने कैलकुलेट कर दिए, क्योंकि आइडियल आप फर्स्ट ऑप्शन में ही रहने वाले हैं। इसको पूरा कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके टोटल कॉस्ट यहाँ है 17,15,700 और यहाँ है 17,78,700। देखा जाए शटडाउन, यहाँ पे 2 महीने का शटडाउन आपको कर देना चाहिए। द मोर इकोनॉमिक कोर्स ऑफ एक्शन इज टू ऑपरेट एट 75% कैपेसिटी फॉर अ मंथ ओनली एंड क्लोज द प्लांट फॉर मार्च एंड अप्रैल। दिस ऑप्शन विल सेव 63,000। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और है, अगर आप रीओपन करते हैं तो रीओपन करने में आपकी 14,000 की ओवरहॉलिंग चार्जेस और ये ट्रेनिंग कॉस्ट भी है, जो यहाँ लिखना था, मैं बोलना भूल गई। ठीक है, तो ये सब मिला के क्या है आपका, देखा जाए तो ये बेनिफिशियल लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, लेकिन कुछ और भी प्रोज एंड कॉल्स आपको देखने होंगे। तो यहाँ पे द प्रपोजल विल इन्वॉल्व लोअर टोटल कॉस्ट विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, अगर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो हाई क्वालिटी क्या कर सकती है, किसी सप्लायर से ले सकती है, तो सबसे पहले सप्लायर की पॉलिसी वगैरह आपको देखनी होगी। तो यहाँ पे कुछ अदर फैक्टर्स क्या बोले, पॉसिबिलिटी ऑफ वेज फ्रेज में रेलिकेंटली बी कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम मेजर। देखो कई बार क्या होता है, वेजेस भी तो ज़्यादा देनी पड़ेगी जब ज़्यादा काम करवा रहे हो, वो चीज़ें भी देखो। टाइम वगैरह सेव हो रहा है यहाँ पे, सर्विस ऑफ अनस्किल्ड लेबर इफ एनी who do not require retraining may be dispensed with. They may be recruited and put on work without incurring charges. मतलब वो थोड़े से सॉल्यूशन बता रहे हैं, अगर आप बंद करके चीज़ें चालू भी करते हैं तो ऐसा देखो कि वो अनस्किल्ड लेबर जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको वापस रख लो, इससे आपकी क्या है ट्रेनिंग वगैरह कॉस्ट सेव हो जाएगी। लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन स्किल्ड लेबर को ट्रेनिंग, स्किल करने के लिए ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। तो ये ठीक है, उन्होंने पॉसिबल थोड़े से पॉइंट्स दे दिए, एक बार रीड कर लेना। बहुत पॉसिबल तो नहीं बोल सकते, प्रैक्टिकल पॉइंट्स नहीं है, बट ठीक है, एक बार रीड के हिसाब से इसे आप देख लेना। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 74। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 74। नाउ कवरिंग क्वेश्चन नंबर 75, दैट इज मिसलेनियस। छोटू सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। लेट अस सी क्या क्या दिया है। XY Limited manufacturing a consumer product and doing marketing through 200 depots all over the country. मार्केटिंग 200 डिपोट्स के थ्रू हो रही है। कंपनी इज कंसिडरिंग क्लोजिंग डाउन द डिपो एंड रिसोर्टिंग टू डीलरशिप अरेंजमेंट। डिपो क्लोज करके वो डीलरशिप करना चाहते हैं, 200 डिपो हैं उसकी जगह वो डीलरशिप में जाना चाहते हैं। ठीक है, अभी 200 डिपो हैं उनके। टोटल टर्नओवर कंपनी का 160 करोड़ है पर एनम, एक ईयर का कितना है, 160 करोड़।
एनुअल टर्नओवर वगैरह क्या दिया है, हर डिपो का एनुअल टर्नओवर दिया है, एवरेज इन्वेंट्री दी है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पर एनम दिए हैं, स्टाफ सैलरी दी है। इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट कितना है, 16% पर एनम है, विच इज़ ऑल्सो द इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन मार्केट, और यही इंटरेस्ट रेट मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। अदर फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम 16 करोड़ हैं। मार्केटिंग थ्रू द डीलर्स, ये जो मार्केटिंग डीलर्स के थ्रू हो रही है वुड इन्वॉल्व डीलर एंगेजमेंट फॉर ईच एरिया, हर एरिया में फिर डीलर भी चाहिए हमको। डीलर मिनिमम सेल्स बोल रहे हैं, वो हर एरिया में एक अश्योरिटी दे रहे हैं कि मिनिमम सेल्स वो कितनी करवा पाएंगे। दिस वॉज इससे क्या होगा, इंक्रीज होगी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80 से 100%, राइट नाउ 80% है, फिर 100% कैपेसिटी पे ये लोग आ जाएंगे। अभी का पीवी रेशियो 20% दिया है। मार्केटिंग थ्रू डीलर वुड इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ कमीशन 8% ऑन सेल्स। अब डीलर के थ्रू मार्केटिंग करवा रहे हो तो आपको 8% क्या करना होगा, 8% ऑन सेल्स आपको क्या करना होगा, कमीशन देना होगा। Half of the existing depot staff will have to be absorbed in company. Half of the existing depot, जो भी अभी डिपो हैं उसके आधे डिपो क्या होंगे, will be absorbed in company। अभी भी कंपनी में क्या है, जो स्टाफ है डिपो के स्टाफ है वो कंपनी में काम करेंगे, हमारी कंपनी में वो काम करेंगे। Dealer will deposit 3.20 crore with the company on which interest at the rate of 12% will be paid। अब डीलर्स जो हैं सारे डीलर्स क्या करेंगे, ये डीलर्स 3.20 करोड़ कंपनी में डिपॉजिट करेंगे और कंपनी इस पे 12% इंटरेस्ट अर्न कर सकती है। तो बताइए, जस्ट बिकॉज दे आर क्लोजिंग द डिपो एंड अडॉप्टिंग द डीलरशिप, what will be the impact on profitability of the company? So the solution for these question is, first we will prepare what? We will prepare कंपेरेटिव प्रॉफिट स्टेटमेंट, एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है और प्रपोज जो सिचुएशन है, हम एक क्या करते हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं एंड कंपेरेटिव स्टेटमेंट से वी विल कम टू नो कि इंक्रीज इन प्रॉफिट क्या हो रहा है बाय चेंजिंग। अब देखो सबसे पहले तो क्या था, यहाँ पे 80% कैपेसिटी थी, तो 80% कैपेसिटी पे देयर वाज सेल ऑफ 160 करोड़। Now the capacity has changed and it is 100%. So on 100% capacity, it is what? 200 crore sale. अब यहाँ पे हमें दिया था पीवी रेशियो कितना दिया है, 20%। दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन रेशियो 20% है। 100% अगर सेल्स है, 20% कंट्रीब्यूशन रेशियो है, तो 80% वेरिएबल कॉस्ट आती है और ये 80% ऑन सेल्स हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट। Now we came to know what is contribution. We can calculate contribution over here. Then we will subtract all the expenses that has been given. First is administration expense. Why it is 0.016? आप बोलेंगे वहाँ तो 1.6 लाख दिया था, तो बिकॉज वहाँ लाख में दिया है, यहाँ करोड़ में है, तो यहाँ पे कन्वर्जन करके इसे क्या कर दिया है, 200 डिपोट्स के लिए कैलकुलेट किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस डिपो में लगेंगे बट ऑब्वियस यहाँ नहीं लगेंगे जहाँ डीलर आ गए। स्टाफ सैलरी हाफ लगेगी हमें अभी भी, क्योंकि हाफ ऑफ द स्टाफ हमने रिट्राइव करके रखा है। इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, इन्वेंट्री कॉस्ट 200 डिपोट्स का 16% पे है, दैट वी हैव कैलकुलेटेड। एंड अदर फिक्स्ड कॉस्ट एंड कमीशन ऑन सेल्स वी आर कैलकुलेटिंग ओवर हियर, क्योंकि कमीशन ऑन सेल्स लगेगा ओनली व्हेन डीलर्स आर वर्किंग। दिस इज द प्रॉफिट। लेकिन यही प्रॉफिट नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे प्रपोज्ड में होगी कुछ सेविंग। क्या सेविंग होगा समझना। पहले क्या है, इन्वेंट्री कॉस्ट लगता था 16% से, लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले इन 16% से इन्वेंट्री कॉस्ट लगता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, उस 16% की इन्वेंट्री कॉस्ट की जगह हम उस मनी को इन्वेस्ट करके 12% क्या कर पा रहे हैं, 12% अर्न कर पा रहे हैं इंटरेस्ट। दैट मीन्स 4% कॉस्ट क्या लग रही है, अब क्या हो गया, सिर्फ 4% कॉस्ट हो रही है। 12% तो हमने अर्न आउट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं देखें
तो यहाँ 16% लगा के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 12% का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो देखा जाए तो वो जो 4% का कॉस्ट था वो हम सेव कर लिए। इंटरेस्ट जो यहाँ एनी हाउ 16% जाना था वो 16% अब नहीं जा रहा, उसकी जगह हम अर्निंग कर रहे हैं। तो 4% कॉस्ट क्या हो गई हमारी, सेव हो गई। और ये रहा वो 4% किस पे, 3.20 करोड़, 3 करोड़ 20 लाख पे 200 डिपोट्स के लिए हम 4% अर्न करेंगे। एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, 4% अर्न करेंगे। तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा इतना बनता है। तो सिर्फ यहाँ से प्रॉफिट इतना हाइक पे जा रहा है, दैट मीन्स, क्लियरली मीन्स कि वी हैव टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। हमें क्या करना है, प्रपोजल एक्सेप्ट करना है, राइट। नाउ क्वेश्चन 75 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 76, मैन्युफैक्चर ए बी सी लिमिटेड ने प्रेजेंट की हैं कुछ डिटेल्स। एवरेज यूनिट प्रोड्यूस या सेल जो होती है पर मंथ में वो है 2,40,000। एक महीने में जो यूनिट सेल और मैन्युफैक्चर होती, प्रोडक्शन होता है, दैट इज़ 2,40,000। नंबर ऑफ वर्कर्स, सेल्स वैल्यू, कंट्रीब्यूशन, वेज रेट कितना है, 5 रुपीज़ पर यूनिट है। Production manager proposed to introduce a new automated machine due to which following changes will take place। अब प्रोडक्शन मैनेजर एक ऑटोमेटेड मशीन लेके आ रहे हैं जिससे चेंजेस क्या होंगे, यूनिट प्रोड्यूस या सेल जो होते हैं 20% इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स रिड्यूस होंगे 60 से। Then, with a view to provide incentive for increased production, production manager intends to offer 1% increase in wage rate for every 3% increase in average individual output achieved। नाउ क्या हुआ, यहाँ पे एक ऑटोमेटेड मशीन आई जिससे 20% का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, सेल्स इंक्रीज हुआ, वर्कर्स कम हो गए 60 से बिकॉज इट इज़ ऑटोमेटेड मशीन। एंड अब क्या हो रहा है, विद अ व्यू टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए इंसेंटिव देना है। तो प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है हम 1% वेजेस इंक्रीज करेंगे हर एक 3% आउटपुट के इंक्रीज पे। अगर आउटपुट 3% इंक्रीज हुआ है तो 3% पे हम 1% वेज रेट इंक्रीज कर देंगे एंड सेल्स प्राइस डिक्रीज करेंगे 2%। तो वो वही बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन क्या होगा ये ऑटोमेटेड मशीन को इंट्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ऑटोमेटेड मशीन इंट्रोड्यूस करी तो अब यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो सबसे पहले सेल्स कितने से बढ़ने वाला है, सेल्स 20% इंक्रीज होने वाला है। अभी हमारा प्रोडक्शन वगैरह कितने का था, तो अभी हमारा जो प्रोडक्शन था वो था 2,40,000। अभी प्रोडक्शन कितना था हमारा, 2,40,000 हमारा प्रोडक्शन था, जिसमें 20% इंक्रीज कर दें तो इट विल कम टू 2,88,000। सेल प्राइस हमारा 2.5% ये रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सेल्स प्राइस कितने से रिड्यूस हो रहा है, 2.5%। तो सेल्स प्राइस है कितना, सेल्स वैल्यू दे के रखा है हमें और ये पता है कि सेल्स कितना होता है, हमें ये पता है कि 2,40,000 मैन्युफैक्चर सोल होता है, सेल होता है और साथ में 60 लाख की सेल्स वैल्यू है। तो यहाँ हम ये निकाल सकते हैं कि पर यूनिट कितने में सेल होता है, पर यूनिट की सेल्स कॉस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज डायरेक्टली यहाँ पे सेल्स प्राइस नहीं दिया है कहीं पे भी, ठीक है। तो 60 लाख डिवाइड बाय 2,40,000, तो 60 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय 2,40,000, इट विल गिव 25, इट विल गिव 25 और 25 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2.5%। तो ये आ गया आई गेस 2.5% ही, नो 2%, ओनली 2% सेल्स प्राइस रिड्यूस करना है। तो 25 माइनस 2% रिडक्शन किया तो 24.50 ये आ गया हमारा सेल्स वैल्यू। देन इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 2,88,000। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना होना है, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, कुछ भी नहीं दिया, हमें कुछ भी नहीं दिया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है।
तो क्या हम यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं? बिकॉज आई एम हैविंग कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरे पास सेल्स वैल्यू दे के रखी है, राइट, ये रही सेल्स वैल्यू, मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन किया, ये रहा मेरा वेरिएबल कॉस्ट, और इसे अगर मैं डिवाइड करूँगी नंबर ऑफ यूनिट से तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी मुझे वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो मुझे क्या पता चल जाएगा कि मेरी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। लेकिन एक चीज़ और, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन हमने माइनस किया, अब यहाँ पे वेज रेट अलग से दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? वेज रेट अलग से दिया है। ये देखो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे आपने क्या किया? 36 लाख निकाल लिया। अब वो बोल रहे हैं ये जो कंट्रीब्यूशन है इसमें वेजेस इंक्लूड नहीं है, ये वेरिएबल कॉस्ट में वेजेस इंक्लूड नहीं है, तो पहले हम वेजेस निकाल लें। तो 5 रुपीज़ पर यूनिट होता है, तो 2,40,000 यूनिट्स पे कितना वेजेस गई? तो 36 लाख जो ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट है उसमें से वेजेस अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको पूरा क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये ओवरऑल टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, हमने यहाँ पे क्या किया? वेजेस हटा के वेरिएबल कॉस्ट निकाली, क्योंकि मुझे वेजेस अलग से पता है कि कितनी है, मुझे पता है पर यूनिट वेजेस कितनी है। तो मैंने क्या किया? टोटल यहाँ पे इसको हटा दो, यहाँ 36 लाख में से मैंने पहले वेजेस हटा ली, तो अब मेरे पास वो वेरिएबल कॉस्ट आ गई जो अदर देन वेजेस है। तो अदर देन वेजेस पर यूनिट कितना है? 10 रुपीज़ पर यूनिट। अब ये 10 रुपीज़ पर यूनिट को हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी विल गेट व्हाट? द वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग वेजेस। नाउ लेट अस कैलकुलेट अबाउट द वेजेस। वेजेस पहले 5 थी, अब 6 कैसे हुई? बिकॉज यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीज ऑफ 3% आउटपुट 1% इंक्रीज होता है क्या? 1% इंक्रीज होता है वेज रेट। Now let us see what is the change in, let us see what is the change in output, right? Output में हमारा कितना change है हम वो देख लेते हैं। So come to the working note here. यहाँ पे पहले कितना था? पहले 2,40,000 80 एम्प्लॉयज़ प्रोड्यूस करते थे, मतलब एक बार में 3,000 यूनिट्स प्रोड्यूस होती थी। फ्यूचर में क्या हुआ? 20% हाइक आया प्रोडक्शन में और एम्प्लॉई 60 हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है एम्प्लॉय रिड्यूस होंगे टू 60। अब प्रोडक्शन हो रहा है 4800 यूनिट्स का, तो 4800 माइनस 3000, तो चेंज आ रहा है आउटपुट में। पहले इतने, एक तो एम्प्लॉय भी कम हो गए, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गया। 4800 माइनस 3000 मतलब 1800 का चेंज है। कितने? 1800 यूनिट्स यहाँ पे चेंज होते हैं। 1800 अगर बोले तो कितना परसेंटेज हुआ? 1800 डिवाइड बाय 3000, ये होता है 60%। 60% आउटपुट चेंज होता है और एवरी 3% आउटपुट पे क्या होगा? 1% हाइक मिलेगा किसका? रेट का। तो इन शॉर्ट 20% क्या हो जाएगा? चेंज हो रही है वेज रेट। अभी 5 है, 5 में आप 20% प्लस करेंगे, तो 5 में अगर आप 20% प्लस करेंगे तो इट विल कम टू 6, इट विल व्हाट? कम टू 6। तो दिस इज 6 रुपीज़ पर यूनिट। ये क्या है आपका? 6 रुपीज़ पर यूनिट। तो दिस इज़ व्हाट? 6 रुपीज़ पर यूनिट एंड यूनिट्स अब 2,88,000 प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जो प्रपोज प्लान के अकॉर्डिंग है, ये प्रेजेंट प्लान में हमें 24 लाख का ही कंट्रीब्यूशन मिलता था, ऐसा कहाँ है? हमने यहाँ पे देखा, ये रहा 24 लाख। तो 24 लाख ही मिलता था, इंक्रीज़ हुआ है 48,000 से कंट्रीब्यूशन, और जब इंक्रीज़ है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना चाहिए? मैनेजर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें क्या कर लेना चाहिए? मैनेजर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 76। नाउ क्वेश्चन नंबर 77, अगेन बीइंग एन easy question, we will cover up here, and on this question finally chapter number 2 AMA comes. So coming to the last question, question number 77 of the chapter. RJ Limited has several product line with the sales manager in charge of each product. हर product का एक sales manager है and he is paid a bonus
बेस्ड ऑन द इनकम जनरेटेड बाय हिज प्रोडक्ट लाइन। और उससे क्या है, वो जो मैनेजर है उन्हें बोनस मिलता है किसके बेस पे, कि वो जिस प्रोडक्ट में है उसकी उसको नेट इनकम वो कितनी जनरेट करता है उसके बेसिस पे ही गेट्स द बोनस। इन एनालिसिस द परफॉर्मेंस ऑफ वन प्रोडक्ट लाइन, इन एनालिसिस पूरा एनालिसिस हुआ, पता चला एक प्रोडक्ट लाइन ऐसी है। जनरल मैनेजर नोट करता है कि सेल्स तो डिक्लाइन हो गई 8 लाख से 6 लाख करंट ईयर में। पिछले साल 8 लाख की सेल्स अब हो गई 6 लाख की। हाउएवर द प्रोडक्ट लाइन मैनेजर रिसीव लार्जर देन लास्ट ईयर। लेकिन जो प्रोडक्ट मैनेजर है वो पिछले साल से ज़्यादा क्या रिसीव कर रहा है, पैसा रिसीव कर रहा है। क्यों? क्योंकि नेट इनकम 90,000 से 1,20,000 हो गई। सेल्स डिक्लाइन, इनकम इंक्रीज हो गई, तो बोनस उसके हिसाब से उसको ज़्यादा मिल गया। जनरल सेल्स मैनेजर सोच रहा है कि अगर प्रोडक्ट लाइन मैनेजर जो है उसका जो बोनस है वो क्या हुआ, ही इज़ एंटाइटल टू अ बोनस विद अ डिक्लाइन इन सेल्स। उसे कैसे बोनस मिल रहा है जब सेल्स डिक्लाइन हो रही है, तो उसे बोनस कैसे मिल रहा है। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो, उसको ये भी जानना है कि जब सेल्स कम हो गई तो नेट इनकम कैसे इंक्रीज हो रही है। फिर एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपको एक इनकम स्टेटमेंट बोला है, भैया अब आप एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करो बेस्ड ऑन विच बोनस वॉज पेड, जिसके बेसिस पे बोनस पे हुआ था। ये ना कहाँ से उठाया है क्वेश्चन, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट कैसे लिखा है, कहाँ से उठाया क्वेश्चन, समझ जाओ। तो एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट आपको बताना है एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ जिसके बेस पे बोनस अभी पे होता था। एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग फिगर, और ये एक्सप्लेन करो आप अपने अकॉर्डिंग इनकम स्टेटमेंट बना के कि ये नेट इनकम इंक्रीज कैसे हुई ऑल दो सेल्स डिक्लाइन हुआ है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ प्रेजेंट मेथड ऑफ पेइंग बोनस, और ये जो बोनस पे करने की मेथड है दैट इज बोनस इज पेड ऑन नेट इनकम दैट्स जनरेटेड, उसके बेसिस पे बताओ। एंड कैन यू सजेस्ट सम अदर मेथड, क्या आप इसके अलावा कोई और मेथड सजेस्ट कर सकते हैं। डेटा दिया है, सेल्स 20 रुपये के अकॉर्डिंग एक यूनिट 20 रुपये का है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस assumed to be fixed, स्टैंडर्ड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस कितना हुआ एंड ओपनिंग दिया है। सेल्स दिया है, यूनिट कितने सेल हुए, ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दिया है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको दिए हैं, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट दिया है, यूनिट प्रोड्यूस दिया है, एंड यहाँ पे दिया है ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। ऑल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस आर रिटर्न ऑफ टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑल द फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस क्या है, जो भी है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे रिकवर किए जाते हैं। हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन विच बोनस वॉज पेड, जिसके बेसिस पे बोनस पे होता था। ये रहा हमारा ईयर 1, ये हमारा ईयर 2, और यहाँ ये रहा हमारा ईयर 1 ईयर 2। सेल हो रही है 40,000 यूनिट एंड 30,000 यूनिट की, तो वी नो हाउ टू मेक इनकम स्टेटमेंट। सेल्स 20 रुपीज़ पर यूनिट के अकॉर्डिंग है, तो इट विल कम टू 8 लाख 6 लाख। फिर आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है 8 रुपीज़ पर यूनिट है, यूनिट कितना बिक रहा है, 30,000 बनता भी है और बिकता भी है। सेल कितना हुआ यहाँ पे 30,000 यूनिट्स, राइट। ईयर 1 देखो, ईयर 1 में प्रोड्यूस कितना हुआ 30,000, ऑलरेडी था कितना उनके पास 10,000। प्रोड्यूस कितना हुआ 30,000, ऑलरेडी था कितना 10,000, वो ओपनिंग का था, ईयर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ईयर 1 में देखो, ओपनिंग में तो अभी नहीं देखना क्योंकि ओपनिंग का वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में ले लिया होगा, तो हमें ईयर 1 में सिर्फ 30,000 पे 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट देखना है। ईयर 2 में 50,000 प्रोड्यूस हुआ है क्योंकि प्रोडक्शन बेस पे हम वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट।
इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग इनकम स्टेटमेंट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड देख लेते हैं। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पे हमें 2 लाख ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो दिस इज 2 लाख ओवर हियर। फिर आता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमने कैलकुलेट किया, इसको टोटल किया, ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ गया। ये क्या आ गया, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ गया। अब हमारे पास इसमें है कुछ ओपनिंग स्टॉक। वी आर हैविंग अ ओपनिंग, नाउ कैलकुलेटिंग दिस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक है। अब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है, हमें पता है ओपनिंग स्टॉक है फर्स्ट ईयर में 10,000। अब ये 10,000 यूनिट्स का जो ओपनिंग स्टॉक है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट 8 रुपीज़ लग चुका है, इसमें फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड लग चुका है, और इसका पर यूनिट आपको क्वेश्चन में दिया है 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ पर यूनिट है। दैट मीन्स 13 रुपीज़ ऑलरेडी लग चुका है इसमें, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक इधर से क्या कर दिया, ये 13 रुपीज़ से हमने ऐड कर दिया, बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैविंग दिस एंड वी आर गिविंग अ इनकम स्टेटमेंट। ईयर 2 के लिए इट इज़ निल, कुछ भी नहीं है ईयर 2 के लिए। क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया हमने। ईयर 2 में क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सिमिलर वही सिचुएशन होगी हमारी 8 + 5 13 के अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। तो ये रहा आपका क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें अब आप क्या करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्या हो गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, और आप सेल्स में से इसे माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका क्या, इनकम। ये क्या है आपकी इनकम। तो अब आप अबाउ स्टेटमेंट को देखो, यहाँ क्या हो रहा है, ईयर 2 में एक्चुअल में 1,20,000 की इनकम है और ईयर 1 में 90,000। जबकि यहाँ पे जैसा यहाँ बताया जा रहा था कि ईयर 2 में इनकम क्या हो गई है, नेट इनकम हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 90,000 टू 1,20,000 फ्रॉम करंट ईयर। यहाँ पे क्या बोला है, हाउएवर द प्रोडक्ट मैनेजर रिसीव्स अ लार्जर देन लास्ट ईयर बिकॉज नेट इनकम इंक्रीज फ्रॉम 90 टू 1,20,000। अब यहाँ बोला है इन द अबाउ स्टेटमेंट इनकम इन ईयर 2 इंक्रीज्ड। ठीक है, इनकम इंक्रीज हुई in spite of decrease in sale, क्यों, because fixed overhead have been carried out to next year as a part of value of closing stock। यहाँ पे ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं 5 रुपीज़ का फिक्स्ड ओवरहेड है, ये क्या है, एज अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जा रहा है ना। 5 रुपये जो फिक्स्ड ओवरहेड है यहाँ पे एड ऑन है, ये एज अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जा रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन रहा है, तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इनकम इसलिए इंक्रीज दिखा रहा है। अब इसकी जगह क्या होना चाहिए, द अबाउ मेथड ऑफ पेइंग बोनस टू सेल्स मैनेजर, ये सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इनकम बेस पे दे रहे हो, लेकिन इनकम कंसिडर करने के वक्त आप क्लोजिंग स्टॉक ले रहे हो, ठीक है, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, द रेलिवेंट मेथड फॉर द बोनस पेमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूशन मेथड, इसकी जगह कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम लेते हैं कंट्रीब्यूशन अप्रोच। कंट्रीब्यूशन अप्रोच के लिए सबसे पहले सेल्स चाहिए, सेल्स हमारे पास है। फिर वेरिएबल कॉस्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। यहाँ पे तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईयर 1 में हमारा कितना सेल हुआ था, ईयर 1 में सेल हुआ था 40,000 आई गेस, है ना, और ईयर 2 में सेल्स था 30,000। 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आप देख लो, 8 रुपीज़ 30,000 इंटू 8 आपका हो गया ये 2,40,000 एंड 40,000 इंटू 8 3,20,000। कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे के रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट देख लें हम। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमारी इन दोनों को टोटल करें तो 3,40,000 आती है। तो ये रही हमारी 3,40,000 इनकम, ये आ गई। देखा जाए तो इनकम ईयर 2 में डिक्रीज हुई थी जबकि ईयर 1 में ज़्यादा थी। तो अगर बोनस सेल्स मैनेजर को कंट्रीब्यूशन मेथड पे पे किया जाता है तो सेल्स मैनेजर को बोनस ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर सेल्स डिक्लाइन हो रही है। सेल्स डिक्लाइन होने के बाद भी he won't get more of the bonus, and this has been given in question number 77. With this question we have successfully completed our AMA chapter number 2
each and every question discussed over here, and I hope this will benefit you a lot. You can ask any queries, but AMA की queries बताना इसलिए दिक्कत है क्योंकि आप किस question के बारे में क्या पूछते हो और back date में जाके मेरे लिए देखना बहुत मुश्किल होता है. तो as far as possible, I have tried to help. Now we will go start up with chapter number 5, standard costing. तो जल्दी से एक आध दिन में वो भी start हो जाएगा. So take the maximum benefit. Okay. एंड अबाउट द चार्ट्स, अभी बहुत सारे जीएसटी, कस्टम, डीटी, ये सारे चार्ट्स हैं. दिस चार्ट्स आर नॉट accessible now because previously I was giving it free of cost because they were not part of any publication. Now all the charts of mine, by God grace, are part of publication, so I can't give you free of cost. So there has been decided a nominal price for the charts to access. So you can pay a nominal charge or charge of somewhere it is 50, somewhere 75, and for whole of the charts of GST, whole of the charts of DT, somewhere some prices, nominal prices have been decided so that you won't be in a burden to pay off that. So you can access that after the payment only. That is not in my hand. I tried to give free of cost, but although they are so nominal that it will be like giving not, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं, just because it's part of a publication, so I have to do this. Otherwise all the videos are free, and as much details I have uploaded that was possible from my side. So I hope chapter number 2 that now I have completed, you will find GST, you will find custom, you will find DT, AMA, इसका everything here. इसका के कुछ नोट्स अभी मेरे बन रहे हैं जिसमें मैं स्टडी मटेरियल भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर रही हूँ. इन 50 to 70 पेजेस you will get study material PM in one, in one chart. उसमें स्टडी मटेरियल PM के सारे टॉपिक्स होंगे, चार्ट होंगे. थोड़ा सा टाइम लगेगा बट नियर अबाउट 60-70 पेज में पूरा इसका मैं कवर कर रही हूँ, स्पेशली फॉर ओल्ड कोर्स. ऑल्दो आई नो अटेम्प्ट्स आर नॉट मोर, बट इसका इज़ अ hurting subject for many of the student. So 60-70 page you can revise like many times instead of 150, instead of 250 pages, instead of study material PM. So I'm trying to do it, compile it, and you will get it. So that will also be paid, but yeah, I will give a review of that. So you can buy that from 1st of August or 5th of August, they will be available for you. Okay, so do take maximum advantage. Okay, bye bye, stay positive, cumulative revision, summary notes, and as much as possible stay positive. That's it. Okay, and concentrate and don't think of any other thing. Stay home, stay safe.